बिग सोचो में खुशामदीद। अमेरिकन वेस्ट कोस्ट पर आबाद रियासतों ओरेगन और कैलिफोर्निया से बहता ये दरियाए क्लामथ है। 414 किलोमीटर लंबे इस दरिया पर 20वीं सदी में 6 छोटे बड़े डैम्स तामीर किए गए थे। इनमें सबसे पहले लिंक रिवर डैम है, इसके बाद कीनू डैम और फिर मजीद डाउनस्ट्रीम पर आए तो जेसी बॉयल डैम तामीर किया गया था। इसके बाद कापको 1 और कापको 2 और फिर सबसे आखिर में आयरन गेट डैम आता है। इन सभी डैम्स की इंस्टॉल्ड बिजली पैदा करने की सलाहियत 300 मेगावाट से ज़ायद है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि अगर सब कुछ स्केड्यूल के मुताबिक हुआ तो 2024 के आखिर तक इन 6 में से 4 डाउन स्ट्रीम डैम्स दरिया पर मौजूद ही नहीं होंगे और क्लामथ रिवर अपने सदियों पुराने वादियों के रास्ते पर एक बार फिर से दोबारा बह रहा होगा। अमेरिकी तारीख के इस सबसे बड़े डैम डिसमेंटलिंग प्रोजेक्ट के लिए 2023 में $500 मिलियन अप्रूव किए गए थे। इस सिलसिले में इब्तदाई तौर पर इन चारों डैम्स में सबसे छोटे कापको 2 डैम को अक्टूबर 2023 में ख़त्म करके दरिया के पुराने बहाव के रास्ते को बहाल भी किया जा चुका है। ये एक डायवर्जन डैम था, यानी एक ऐसा डैम जिसके ज़रिए दरियाई पानी को मोड़कर एक टनल से गुजारा जाता था और इससे कुछ आगे जाकर डाउनस्ट्रीम पर 2 टरबाइंस के ज़रिए 27 मेगावाट बिजली पैदा की जाती थी। आप मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के 969 मेगावाट नीलम जेहलम हाइड्रो प्रोजेक्ट को भी रन ऑफ द रिवर डायवर्जन डैम कह सकते हैं। अभी आप कापको 2 डैम साइट की 2022 और 23 की इमेजेस आप देख सकते हैं। आज इस लोकेशन पर पानी को रोकने या मोड़ने वाला कोई स्ट्रक्चर मौजूद ही नहीं रहा। दुनिया में डैम डिसमेंटलिंग यानी डैम तोड़ने का ये कोई पहला मंसूबा नहीं, बल्कि सिर्फ अमेरिका में 1912 से आज तक 2100 से ज़ायद डैम्स को ख़त्म करके दरियाओं के फ्री फ्लो को एक बार फिर से बहाल किया जा चुका है। सिर्फ 2023 के दौरान अमेरिका में ख़त्म किए जाने वाले डैम्स की तादाद 80 है, जो 2022 के मुकाबले में 25% ज़्यादा है। यूरोप में ये तादाद 2023 में 487 थी। यूरोपियन ममालिक भी पिछले 25 सालों के दौरान कमोबेश 5000 छोटे बड़े डैम्स डिसमेंटल कर चुके। हाल ही में फिनलैंड ने हिटोलनजॉकी रिवर पर तामीर 3 डैम्स को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया है। 2021 में शुरू किया गया ये फिनलैंड में डैम रिमूवल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। ऐसे ही जापान ने भी 20वीं सदी में तामीर किए गए आरसे डैम को 2017 में डिसमेंटल किया है। ये जानना भी आपके लिए शायद हैरत का बायस हो कि इस वक्त यूरोप में 1.5 लाख से ज़ायद ऐसे डैम्स हैं जो अपनी लाइफ पूरी कर चुके हैं और इन्हें तोड़कर दरियाओं के बहाव को दोबारा से उनके कुदरती रास्ते पर बहाल किया जाना है। यूरोपीय ममालिक ने इस हवाले से कोशिशें तेज़ कर रखी हैं। इसका अंदाज़ा आप यूँ लगाएं कि 2021 में जब यूरोपियन ममालिक में कुल 239 डैम्स ख़त्म किए गए तो इनमें से 108 डैम सिर्फ स्पेन ही में डिसमेंटल किए गए थे। बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी 2030 के मुताबिक यूरोप 2030 तक दरियाओं से बंद वगैरह तोड़कर 25,000 किलोमीटर दरियाई रास्तों को फ्री फ्लोइंग बनाना चाहता है। इस हवाले से यूरोप में डैम रिमूवल यूरोप के नाम से मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन का एक नेटवर्क ऑब्सोलीट यानी ऐसे डैम्स जो अपनी उम्र पूरी कर चुके और हार्मफुल यानी ऐसे डैम्स जो कि नेचर या इंसान के लिए किसी ख़तरे का बायस बन सकते हैं को तोड़कर दरिया के इकोसिस्टम को दोबारा बहाल करने पर काम कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही अमेरिका में भी एक ऑर्गेनाइजेशन अमेरिकन रिवर्स के नाम से काम कर रही है जो दरियाओं की हेल्थ और प्रोटेक्शन को यकीनी बनाने के मिशन पर अमल पैरा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि डैम्स को तोड़ने का ट्रेंड दुनिया और बिलखसूस अमेरिका और यूरोप में क्यों बढ़ रहा है। हालांकि डैम्स तो ग्रीन और सस्ती एनर्जी का जरिया माने जाते हैं। इन्हीं डैम से हासिल होने वाली तवानाई की बदौलत 20वीं सदी में यूरोप और अमेरिका ने बेपनाह सनती तरक्की भी की। तो दोस्तों, इसकी मुख्तलिफ वजूहात के बारे में जानते हैं।
पहली वजह माहौलियाती फ़वाइद हैं। डैम चूँकि दरिया के फ़्लो को रोक कर बनाए जाते हैं, इससे दरिया का इकोसिस्टम बुरी तरह मुतासिर होता है। बिलखसूस मछलियाँ जो स्पॉनिंग सीज़न में अपस्ट्रीम जाकर अंडे देती हैं ताकि अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकें, लेकिन जगह जगह दरियाओं को रोक कर डैम तामीर करने से फ़िश स्पॉनिंग बुरी तरह मुतासिर होती है। हाल ही में डैम रिमूवल के बाद फिनलैंड के हाइटलनजाकी रिवर का इकोसिस्टम जब स्टडी किया गया तो एक्सपर्ट्स ने इसमें इम्प्रूवमेंट्स को नोट भी किया। यानी माहिरीन के मुताबिक डैम्स ख़त्म करने के बाद इस दरिया में मछलियों की अफज़ाइश नस्ल पर मुस्बत असरात मुरतब हुए हैं। डैम्स को ख़त्म करने की दूसरी वजह इनकी लाइफ पूरी हो जाना भी है। एक तरफ ये रुकावटें जहां दहाइयों से दरिया के फ़्लो को मुतासिर करती आ रही थी, वहीं इन सभी एजिंग डैम्स की मेंटेनेंस और रिपेयर की कॉस्ट भी एक बड़ा प्रॉब्लम था। वक्त के साथ साथ चूँकि डैम्स की तह में सेडिमेंट्स भी जमा होते रहते हैं, जिससे डैम्स की स्टोरेज कैपेसिटी भी कम हो जाती है और इसके अलावा फ्लड सीज़न में ऑब्सोलीट डैम्स के टूटने का ख़तरा भी बढ़ जाता है। इससे डबल नुकसान होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। ये बात ज़रूर आपके पेश नज़र रहनी चाहिए कि इतनी बड़ी तादाद में डिसमेंटल किए गए डैम्स में ज़्यादा तादाद छोटे डैम्स ही की थी, जिन्हें बरकरार रखने की कॉस्ट इनसे हासिल होने वाले फ़वाइद की निस्बत अब बढ़ चुकी थी। डैम्स तल्फ किए जाने की तीसरी वजह एनर्जी के हसूल से मुतल्लिक दुनिया की बदलती हुई तरजीहात हैं। अब सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी का ट्रेंड दुनिया भर में बढ़ता जा रहा है। सोलर एनर्जी का हसूल तो ज़ाती लेवल पर या इंडिविजुअल लेवल पर भी मुमकिन हो चुका है। अगरचे सोलर और विंड एनर्जी एक मखसूस वक्त और कंडीशंस में ही हासिल होती है। मसलन सूरज से तवानाई सिर्फ तब ही मिल सकती है जब सूरज चमक रहा हो, लेकिन रात के वक्त इसको इस्तेमाल करने के लिए स्टोर करना पड़ता है। लेकिन अब वक्त के साथ साथ स्टोरेज सिस्टम्स में भी बेहतरी आती जा रही है और स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। शायद आपके इल्म में होगा कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में बेहतरी आती है, वैसे ही इसकी कॉस्ट में भी कमी होती जाती है। ऐसा क्यों होता है, इसकी तफसील में जाए बगैर हम आपको बताते हैं कि एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स में इम्प्रूवमेंट से डैम्स के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए अपोजिशन मज़ीद मुस्तक़बिल में बढ़ती जाएगी। डैम्स जैसे कम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स जहां इंतहाई महंगे होते हैं, वहीं इनसे तवानाई के हसूल के लिए और इनकी तामीर और पावर प्लांट्स की तनसीब वगैरह के लिए अच्छा खासा वक्त भी दरकार होता है। शायद यही वजह है कि जहां दुनिया में 2013 में 45,000 मेगावाट कैपेसिटी के डैम्स तामीर किए गए थे, तो 2021 में सिर्फ 18,900 मेगावाट कैपेसिटी के डैम्स और पावर प्लांट्स दुनिया भर में तामीर किए गए। बिल्कुल ऐसे ही दुनिया भर में 2017 में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर $26 बिलियन इन्वेस्ट किए गए, तो 2022 में यही रकम कम होकर सिर्फ $8 बिलियन रह गई। यानी किसी हद तक कहा जा सकता है कि डैम कंस्ट्रक्शन का रुझान भी दुनिया में अब कम होता जा रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और डैम रिमूवल के मुख्तलिफ मेथड्स या तरीके जो दुनिया में राइज हैं, यानी डैम्स को आखिर ख़त्म किस तरह किया जाता है, उनके बारे में जानते हैं। डैम रिमूवल के पहले तरीके को रैपिड रिलीज मेथड कहा जाता है। इस तरीके में डैम की वॉल की बुनियाद के नीचे से एक टनल खोदी जाती है। फिर इस टनल को रेजरवायर यानी डैम के पानी ज़ख़ीरा करने की झील के साथ कनेक्ट करने वाले हिस्से को धमाका खेज मवाद से उड़ाया जाता है। इस तरह पानी बहुत तेज़ी से डैम की वॉल के नीचे की तरफ से बहता है, जिसमें सेडिमेंट्स भी बड़ी मिकदार में होते हैं। सेडिमेंट्स वो रेत और गारा वगैरह होते हैं जो पानी के बहाव के साथ बहकर आते हुए डैम की मेन वॉल के साथ जमा होते रहते हैं। इस मेथड में जहां डैम का रेजरवायर जल्द खाली हो जाता है, वहीं ये लागत के लिहाज से भी इंतहाई सस्ता पड़ता है। लेकिन इसका नुकसान ये है कि डाउन स्ट्रीम इलाकों में ये फ्लडिंग यानी सैलाब का सबब भी बन सकता है। अगर कोई बहुत बड़ा डैम इस तरह से ब्रेक किया जाएगा तो इसके नतीजे में पैदा होने वाला सैलाब डाउन स्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही का सबब भी बन सकता है। लेकिन बहरहाल छोटे छोटे डैम्स के रिजर्वायर को खाली करने का ये एक बेहतरीन तरीका है। डैम रिमूवल का दूसरा तरीका नॉच एंड रिलीज अप्रोच कहलाता है। कॉस्ट के हवाले से ये तरीका
रैपिड रिलीज अप्रोच से कुछ महंगा है, लेकिन ये अपने इकोलॉजिकल बेनिफिट्स की वजह से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीक़ाकार में डैम की मेन वाल में छोटे छोटे कट्स यानी नॉचेस लगा दिए जाते हैं, जिसके ज़रिए कंट्रोल्ड अंदाज में पानी को डाउनस्ट्रीम में रिलीज़ किया जाता है। फिर इन सुराखों को आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद गहरा करते हुए डैम को मुकम्मल तौर पर खाली कर दिया जाता है। ये मेथड अगरचे स्लो और रैपिड रिलीज़ के मुकाबले में ज़्यादा कॉस्टली है, लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें सेडिमेंट्स एक कंट्रोल्ड अंदाज में रिलीज़ किए जा रहे होते हैं, लिहाजा डाउनस्ट्रीम इकोसिस्टम को इस नई आने वाली तब्दीली के साथ एडजस्ट करने के लिए मुनासिब वक्त मिल जाता है। ये तरीक़ाकार डैम रिमूवल का सबसे कामयाब मेथड समझा जाता है। डिग एंड डी वाटर अप्रोच डैम रिमूवल का अगला तरीका है। ये इंतहाई महंगा तरीका है, लेकिन बाज़ केसेस में ये इंतहाई ज़रूरी होता है। इसमें डैम के रिजर्वायर को सबसे पहले मुकम्मल तौर पर खाली किया जाता है। इस मकसद के लिए बाज़ औक़ात आर्जी चैनल भी बना दिया जाता है, जिसके ज़रिए दरिया के रास्ते को ही तब्दील किया जाता है। इसके बाद सेडिमेंट्स को खुश्क होने का टाइम दिया जाता है, और जब ये सेडिमेंट्स मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाते हैं तो इन्हें किसी दूसरी महफूज जगह पर मुंतकिल कर दिया जाता है। इसी दौरान डैम की दीवार को गिरा कर इसके मलबे को भी कहीं दूर मुंतकिल किया जाता है। ये मेथड ऐसे केसेस में कारआमद होता है जहां रिजर्वायर में मौजूद सेडिमेंट्स में जहरीला मवाद मौजूद हो, जिसे रिलीज किए जाने से डाउनस्ट्रीम इकोसिस्टम मुतासिर होने का खदशा हो। रिटेन्ड सेडिमेंट अप्रोच डैम्स रिमूवल का चौथा तरीका है। इस तरीकाकार में डैम्स के रिजर्वायर की तह में मौजूद सेडिमेंट्स को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा जाता, बल्कि इन्हें अपनी जगह पर मौजूद रहने दिया जाता है। दरिया को एक मुतबादिल रास्ते के जरिए मोड़ कर डाउनस्ट्रीम किसी लोकेशन पर वापस मिला दिया जाता है। ये मेथड भी इंतहाई महंगा है, लेकिन इसे इन इलाकों में अप्लाई किया जाता है जहां डैम रिमूवल के लिए डिग एंड वाटर अप्रोच की सेंस बन रही होती है, यानी टॉक्सिक सेडिमेंट्स जहरीले मवाद को कहीं महफूज जगह ले जाना लाजमी होता है। लेकिन डैम साइट इंतहाई रिमोट इलाके में होने की वजह से ये मेथड किसी सूरत कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एप्लीकेबल नहीं होता। इस तरीक़ाकार में 2 से 3 साल या इससे भी ज़्यादा वक्त लग सकता है। दोस्तों, जहां दरियाओं के फ्री फ्लो और डैम रिमूवल के हक़ में आवाज़ें बुलंद होती हैं, वहीं डैम रिमूवल कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी पैदा करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि डैम बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं और ये 50 साल या 100 साल या इससे भी ज़्यादा लाइफ स्पैन रखते हैं। इनकी कंप्लीशन के बाद डैम रिजर्वायर के करीब भी आकर लोग आबाद हो जाते हैं, यानी वो जगह जहां डैम का पानी ज़ख़ीरा होता है, यानी झील बन जाती है, जहां से ये लोग पानी भी हासिल करते हैं। इसके अलावा डैम्स रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, टूरिस्ट अट्रैक्शंस, फ़िशिंग, वाटर स्पोर्ट्स वगैरह जैसी सहूलियात भी फराहम करने लगते हैं, जिससे यहाँ आबाद लोगों को रोज़गार के मौके भी मिलते हैं। मज़ीद डैम की कंस्ट्रक्शन से इसके रिजर्वायर और मतबादिल चैनल्स या स्पिलवेज वगैरह की वजह से भी एक नया इकोसिस्टम भी परवान चढ़ जाता है, जो डैम की डिसमेंटलिंग से ज़ाहिर है अब मुतासिर होता है। हाल ही में जब अमेरिका में क्लेमेथ डैम पर डैम रिमूवल अप्रूव हुआ, तो मुकामी अमेरिकन के लिए जहां ये फ़ैसला खुशी का बायस था, वहीं कॉपको डैम 1 के रिजर्वायर के करीब आबाद अमेरिकन शहरियों ने इस पर शदीद एतराज़ किया था, क्योंकि अब डैम की झील के ख़त्म हो जाने की वजह से ज़ाहिर है उनकी ज़िंदगियाँ और रोज़गार वगैरह मुतासिर होने जा रहा था। दोस्तों, यकीनन आपके जहन में ये सवाल भी होगा कि पाकिस्तान के मेगा डैम्स मंगला और तरबेला का लाइफ स्पैन क्या है। तो दोस्तों, जान लें कि 1970s में मुकम्मल होने वाले तरबेला डैम की लाइफ का अंदाज़ा इब्तदाई तौर पर 50 से 55 साल लगाया गया था, लेकिन अंदाजे से कम सेडिमेंट्स यानी रेत गारा वगैरह जमा होने की वजह से इसकी मुतवक्के लाइफ अब 85 साल बताई जाती है। दरियाए सिंध पर अप स्ट्रीम मज़ीद डैम्स की कंस्ट्रक्शन से ये मुतवक्के उम्र 100 साल या इससे भी ज़ायद हो सकती है। वाबड़ा के मुताबिक इफ़ेक्टिव वाटरशेड मैनेजमेंट और 2009 में डैम की मेन वाल की ऊंचाई में मज़ीद 9 मीटर इजाफे से मंगला डैम की मुतवक्की उम्र भी 115 साल से बढ़कर अब 269 बरस हो चुकी है।
डैम्स को तल्फ करने और दरियाओं के कुदरती बहाव को बहाल करने की कोशिशों से मुतल्लिक दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि दरियाओं पर डैम्स वगैरह तामीर करके कुदरती बहाव में रुकावट नहीं डालनी चाहिए, या डैम्स कंस्ट्रक्शन के आप हक़ में हैं? कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और इस तरह की तहकीकाती मालूमाती वीडियोज़ मुस्तक़बिल में भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।